गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और वीर ओर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। पिछले शो से मानस जायसवाल और सचिन उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए रचना वैद्य और नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल। साथ ही इंडिया शेल्टर फाइनेंस के आईपीओ पर बात करेंगे एमडी एंड सीईओ रुपिंदर सिंह से। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट में आज काफ़ी ख़राब प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन काफ़ी ख़राब है। अच्छी न्यूज़ पर मार्केट गिरे तो मतलब ख़राब है। निफ्टी 66 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 184 पॉइंट नीचे, 46,900 पर इस समय। और इवन मिड कैप में भी अब गिरावट की शुरुआत हुई है यहाँ पर। यहाँ भी अच्छी खासी डिक्लाइन इस समय आपको दिखाई देगी। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार ज़रा, इस समय के फ्रेश मूवर्स लेकर आइए। इसमें सबसे ऊपर है इरिडा, फिर से 8.5% ऊपर ये स्टॉक इस समय आपको दिखाई देगा। और क्या शानदार मोमेंटम। आइनॉक्स ग्रीन देखिए 61% ऊपर इस महीने ये स्टॉक चल चुका है और आज भी एक शानदार मूव यहाँ पर। ये कुछ कैश मार्केट वाले स्टॉक्स हैं ऑब्वियसली, बाकी पीएफसी आरईसी इन स्टॉक्स की हमने बात की ही थी। लेकिन ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय वीक मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मार्केट की वीकनेस के मेन कारण है कुछ बड़े स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा। वीरू, बिल्कुल प्रेशर थोड़ा बढ़ता हुआ और 20,800 की ट्रेजेक्ट्री याद रखिएगा। वीकली प्लस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में यही पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। वी आर वेरी क्लोज टू आई थिंक 2800। अब आते हैं आज इसके कार्यक्रम के क्रम पे। हमारे साथ मानस जायसवाल, सचिन पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रचना वैद्य, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे हमारे साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में श्री महेश पाटिल हमारे साथ सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ के जुड़ेंगे। और आईपीओ क्वार्टर में कुछ देर बातचीत होगी आज इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। रचना जी गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट अभी रचना जी उपस्थित होंगी कुछ देर में, उससे पहले नीलेश का भी लेते हैं। नीलेश गुड मॉर्निंग, आपकी दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी एंड सभी को। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पे फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक हमारे रडार पे आ रहा है ऑटो स्पेस में से टीवीएस मोटर। काफी बेहतरीन सेटअप है, लगातार यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। आज फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स इस पर्टिकुलर काउंटर ने अचीव किए हैं, तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1970 स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तर पर 1990 से 2000 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एंड 1945 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके साथ साथ दूसरा सिमिलर स्ट्रक्चर है ट्रेंट में भी, तो ट्रेंट में भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। 3.5% का ओआई इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 1925 स्पॉट में ट्रेड हो रहा है, बाय अप टू 1915 और 2885 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 1970 से 3000 तक के टारगेट ट्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ट्रेंट यहाँ पर एक बाय कॉल इस समय। सचिन, आपकी फ्रेश ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की? अनुज जी, यहाँ पर डिफेंसेस को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। ऑरबिंदो फार्मा में एक अच्छा सपोर्ट बना है 1000 लेवल्स के आसपास। ये सपोर्ट पिछले 2 दिनों से काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट हुआ है एंड आज के सत्र में जिस तरीके से 1030 के लेवल के ऊपर की चाल बन रही है, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है 1065 के स्विंग के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है ऑरबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1026 पे लगाए। ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी में जिस तरीके से दबाव है, हमने टेक महिंद्रा का एक ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था। इसके बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है एम्फोसिस के काउंटर में एंड यहाँ पर भी 2440 2450 के आसपास एक अच्छा बिल्टअप था। ये बिल्टअप टूटा है, तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम स्ट्रांग होगा ऑन द लोअर साइड। 2340 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। इंट्राडे के लिहाज से आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 2430 पे लगाए। ओके, तो आपने ये दो ट्रेड्स सुने और एम्फोसिस पे एक सेल कॉल है। मीनवाइल निफ्टी डे लो 20,824 और दिन के सबसे निचले लेवल पे। याद रखिएगा पिछले हमारे सेशंस की जितनी भी कैंडल्स हैं उनके लोज जो हैं वो इसी मतलब वो प्लस ऑप्शन स्टैट्स मिलके ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है 20,800 20,790 आपकी तेज़ी को कायम रखने के लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। रचना वैद्य हमारे से जुड़ चुके हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स।
जी मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा इस टाइम पे उसमें एक बजाज फिनसर्व रहेगा एंड बजाज फिनसर्व को शॉर्ट करना चाहिए 1695 के करीब इसका प्राइस है एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से फर्दर गिरावट आ सकती है जो इस काउंटर को 1670 की तरफ लेके जा सकती है। ऊपर वाली साइड पे एसएल होना चाहिए 1715 और दूसरा ट्रेड जो मेरी तरफ से रहेगा वो रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड एंड दैट वुड बी इन हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक लॉन्ग बनने की उम्मीद है और यहाँ पे प्राइस एज ऑफ नाउ इज अराउंड 530 फ्यूचर्स की बात हो रही है। अगर ये काउंटर 525 होल्ड करेगा तो ये मार्केट के सेटल होते ही ये ऊपर जाना चाहिए और ऊपर वाली साइड पे टारगेट होना चाहिए 535 एंड 538। ओके, दो ट्रेड्स हो गए आपके यहाँ पर, बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को बाय। हिंडाल्को बाय है। मानस, आपके दो ट्रेड्स? देखिए, एक लॉन्ग साइड पे और एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड है। तो जाइडस लाइफ पे खरीदारी करनी है। स्टॉक करेक्ट हुआ था लेकिन पिछले 3 दिनों से देखें तो 20-डे मूविंग एवरेज को बीच नहीं कर पा रहा है और आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। इंटरडे चार्ट पे ब्रेकआउट है तो करंट लेवल्स पे जाइडस लाइफ में खरीदारी करनी है। 634 का स्टॉप लॉस लगाइए, 655 के टारगेट्स पॉसिबल है। आईसीआईसीआई जीआई में बिकवाली करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, नेकलाइन बीच हुई है। तो आईसीआईसीआई जीआई में बिकवाली करिए। 1451 1451 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 1390 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईसीआईसीआई जीआई में। दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए। चलिए ठीक है, इस समय ये आईसीआईसीआई जीआई। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए इंट्राडे में बंधन बैंक। बंधन ने साइन दिए हैं कुछ बॉटमिंग आउट के और आज सुबह ये स्टॉक नीचे खुला ज़रूर, लेकिन अब देखिए किस तरीके से डे हाई पर आकर बैठ गया। एकदम से सर्ज आया इसमें बंधन बैंक में। सचिन, कोई व्यू इस पर? चेस किया जाएगा इसको? अनुज जी, यहाँ पर बंधन बैंक में 240 के आसपास काफी एक अच्छा सप्लाई प्रेशर रहा है एंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर मार्केट सपोर्टिव हो एंड इसके बाद अगर ये 242 के लेवल को अगर काफी कॉन्फिडेंटली ट्रेंड या ट्रेड करता है तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर होगी। इनफैक्ट 240 के कॉल राइटर्स काफी दिनों से कॉन्फिडेंट रहे थे एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो लगभग अराउंड 252 तक ये रैली बिल्टअप होगी। तो इमीडिएट बेसिस में मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा बट थोड़ा सा अगर मार्केट सपोर्टिव हो जाता है 242 के ऊपर के लेवल्स अगर सस्टेन हो जाते हैं तो वहां पर 239 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ लॉन्ग कंसिडर जरूर करने चाहिए 252 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, तो ये बात हो गई बंधन बैंक की। इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आ रहा है। और मोमेंटम कहाँ पर है? टीवीएस मोटर में अच्छा मोमेंटम है। टीवीएस मोटर एक बार जरा लेकर आइए। ये शायद मानस ने भी पिक किया था और नीलेश ने भी पिक किया था। नीलेश ने शो में पिक किया था, आई थिंक पिछले शो में भी ये लेकिन हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है इस समय टीवीएस मोटर में। एनटीपीसी में शानदार मोमेंटम है, 2.5% ऊपर ये स्टॉक। और अब जरा लेकर आइए आप एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और अब मिड कैप इंडेक्स आना शुरू हुआ है ग्रीन में। ये पहला साइन है वीरो इंट्राडे में डिक्लाइन अरेस्ट होने का, पहला साइन। पीएसयू बैंकों में बाइंग और मिड कैप इंडेक्स में बाइंग। और ये अब आपको एक रेफरेंस देगा वीरू, अगर निफ्टी में अगर आप एक लॉन्ग लेने की कोशिश कर रहे हैं तो डे लो के साथ स्टॉप लॉस के साथ पहला, मतलब अगर आप रेफरेंस पॉइंट लेके अगर चलना चाहते हैं तो। लेकिन थोड़ा सा इसको समय देंगे, लेकिन थोड़े से साइन बने हैं मार्केट में इंट्राडे में थोड़ी स्टेबिलिटी के। बिल्कुल 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 अनुज, इसमें कोई राय नहीं। कैनरा बैंक को देखिए आपकी स्क्रीन पे एंड निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। एक चीज़ याद रखिएगा जो अभिरुचि ने बात कही, कल 2 से लेके 3:30 के बीच में जो एवरेज प्राइस जो हाइज थे ना उनको क्रॉस कर चुका है। और दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण कारण जो कि मैं हमेशा इंडेक्स के लिहाज से बात करते हैं, दैट्स रिलायंस। याद रखिएगा टेस्टिंग इट्स 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उस पर एक बार प्लीज़ ग्लेनमार्क स्क्रीन पे लेके आइएगा। रचना जी, ग्लेनमार्क पे आपका टेक क्या है? इस वक्त करीब करीब 811 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता, एक रेस्ट जोन से बाहर निकलता हुआ ये स्टॉक का, आपका व्यू यहाँ पर? जी, ग्लेनमार्क इज लुकिंग रियली गुड और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से यहाँ पे मूवमेंट अभी शुरू ही होने जा रही है।
और थोड़ा सा उसको 812 के आसपास हल्की सी बुल और बेयर की फाइट शायद फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन 812 के ऊपर अगर वो मोमेंटम दिखाता गया देन देयर आर ऑल चांसेस कि बहुत ही जल्दी 824 एंड देन 830 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ हमें फ्यूचर्स पे और कैश पे दोनों पे दिखाई दे सकता है। एक बार ज़रा जी लेकर आइए फिर से। लगातार डे लो बनाने के बाद पहला ग्रीन बार, लेकिन देखिए दिक्कत यही है, एक तो ये बैन में अब आ जा रहा है बार बार और वो अनसर्टेनिटी काफ़ी है, तो इसके लिए इस पर थोड़ा सा अवॉइड की एक हमारी एक व्यू रही है कुछ टाइम के लिए, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर लोअर लेवल से बाइंग। चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के CIO महेश पाटिल, जिनके पास फंड और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट ये मैनेज करते हैं। इनसे बात करते हैं। महेश जी गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट में इस समय, क्योंकि एक एक करके सारे रिस्क बाहर हो रहे हैं, अब तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई, अभी क्या करें इन्वेस्टर्स? महेश जी सॉरी, अनम्यूट करना होगा आपको। या गुड मॉर्निंग। सो आप सही बात कर रहे हैं, मार्केट में जो काफी जो कंसर्न्स थे, राइट, आई मीन ये साल में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ऑयल प्राइसेस, वो काफी हद तक कंसर्न्स कम होते जा रहे दिख रहे हैं। इसके कारण मार्केट में देखिए कि लास्ट 1-1.5 महीने में काफी वापस एक नए हाई पे मार्केट आके रुका है। बट यहाँ से भी अगर देखते हैं आगे जाके एक साल के लिए, अभी नए साल में हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पे लग रहा है कि आई मीन मेन तो इकोनॉमी की जो रफ्तार है कि वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो डिसाइड करेगी कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी रहेंगी और उसके बेसिस पे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकता है। तो एक अच्छी बात है कि इंडियन इकोनॉमी के जो नंबर्स अभी आए हैं, जीडीपी नंबर्स भी अपग्रेड हुए हैं, 7% जीडीपी ग्रोथ की बात चल रही है साल के लिए। और इसके कारण जो इंडिया की जो मोमेंटम है वो अगले साल भी FY25 में भी लग रहा है कि अराउंड 6% के ऊपर रहेंगी, जहाँ की ग्लोबल ग्रोथ वीकनिंग की संभावना है। सो यहाँ से जैसे आपने बात की, काफी सेक्टर्स भी जो है डोमेस्टिक सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, ऑटो सेक्टर हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, पावर सेक्टर, काफी सेक्टर्स में आउटलुक ठीक ठाक दिख रहा है। तो हालांकि मार्केट अभी ये लेवल पे एक तरफ लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से ऊपर आया है, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ से भी अगर कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ हमें लग रहा है कि अगले 3 साल के लिए लगभग 12-13% के आसपास कंपाउंड कर सकती है, तो मार्केट हालांकि यहाँ से ज्यादा री रेटिंग की संभावना कम लग रही है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट फेयर लेवल से थोड़ा ऊपर है। बट जितनी अर्निंग्स ग्रोथ है उतना मार्केट रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। एक स्पेस जहाँ थोड़ी दिक्कत रही है महेश जी, वो हैं बड़े बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खास तौर से। हालांकि इस 1 महीने में मूव आया है, लेकिन HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, कोटक, इवन ICICI बैंक टू सम एक्सटेंट। इस स्पेस में आपको क्या दिक्कत लग रही है और क्या यहाँ पर अब बाय करेंगे? तो बैंक्स में एक तो जो उनकी जो बेस्ट पीरियड था इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, राइट, जहां जब भी रेट्स बढ़ रहे थे ये साल में, तो मैंने देखा कि बैंक्स की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ रही थी। अभी यहाँ से वो एक तरह से अभी पीक आउट हो गई है। हालांकि अभी भी बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी बेहतर है, अराउंड 14-15% ओवरऑल सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है, वो काफी बेहतर है। NPAs जो है, बिकॉज वो काफी बड़ी मात्रा में इंपॉर्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वहां पे भी कुछ हमें ज्यादा तकलीफ नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट है जहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, स्मॉल टिकट, वहां पे RBI ने कुछ कॉशन किया है, बट वो बहुत ही छोटा मार्केट है, उससे ज्यादा कुछ हमें दिक्कत नहीं दिख रही है। तो आई थिंक बैंक्स में एक तो और ओनरशिप था ओवरऑल, तो इसके कारण वहां पे हमें देखा है कि ये ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और FIs की भी काफी सेलिंग थी, बिकॉज FIs में भी जब भी सेलिंग चल रही थी तो बड़े बैंक्स में स्पेशली जैसे ने बात की वहां पे बड़ी मात्रा में सेलिंग थी। तो बट अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो प्राइवेट बैंक्स में यहाँ से भी काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज जैसे मैंने बात की, क्रेडिट ग्रोथ भी ठीक लग रही है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ अभी भी जो वीक चल रही है, हमारी अपेक्षा है कि इलेक्शन के बाद एक इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होगा, तो कॉर्पोरेट ग्रोथ जो अभी लो सिंगल डिजिट्स में है वो भी बढ़ने की संभावना है। तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ से एक तो वैल्यूएशंस के हिसाब से देखिए बड़े बैंक्स में वो अभी
सही है, काफी महंगे है नहीं, और आउटलुक भी जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, बैंक्स भी उसके साथ में ग्रो करनी चाहिए। तो आई थिंक एक स्टेबल सेक्टर दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कम रह गई बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट है। अच्छा महेश जी, स्पेशली जब ये राज्यों के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो एक धारणा, अमूमन धारणा, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो बन रही है अब जनरल इलेक्शंस का वर्डिक्ट जो होगा उसके बाद दो स्पेसेस पे आपका व्यू क्या बन रहा है जिसमें नीतिगत फैसले और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इस सरकार ने किए हैं? डिफेंस और रेलवेज, इन स्टॉक्स में मूव बहुत ही स्ट्रांग है, और इन लेवल्स पे प्राइसेस क्या कह रहे हैं आपको? मतलब यहाँ से भी और कितना मूव इन दो स्पेसेस में पॉसिबल लग रहा है आपको? तो ये मार्केट में हमने देखा है कि कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और आउटलुक पॉजिटिव, वहाँ पे काफी तेजी से स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये दोनों सेक्टर जैसे बात की आपने, रेलवेज और डिफेंस, इसमें गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, आउटलुक है, वो काफी बरकरार है, और इसके कारण कंपनीज की जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे हमें विजिबिलिटी काफी अच्छी दिख रही है। बट जिस तेजी से स्टॉक्स बढ़े इस सेक्टर में, आई थिंक काफी रीरेट हुए। इनफैक्ट ये सब स्टॉक्स का हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखोगे, नॉर्मली देखते हैं, तो उसके काफी ऊपर की तरफ ये स्टॉक्स चल रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा अब एक करूँगा कि आउटलुक अच्छा ही है, बट थोड़ा कॉशन करना चाहिए कि काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स में मार्केट में हम देखेंगे मोमेंटम काफी ज्यादा है, बिकॉज एक तो रिटेल का पैसा भी आ रहा है जोर से, तो वहां पे थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आउटलुक ये सेक्टर में अच्छा दिख रहा है, और अगर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आती है तो ये सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो कमिटमेंट है, वो कंटिन्यू हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा वैल्यूएशन की तरफ देखते हुए थोड़ा कॉशन, एनी करेक्शन ये स्टॉक में आती है तो ये सेक्टर्स में तो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो काफी अच्छा है। ओके, ये पॉइंट टेकन सर। अब बात करते हैं सीमेंट में। आई मीन इस बार का मूव अल्ट्राटेक सीमेंट की लीडरशिप में, स्टॉक आज 10,000 पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो आप शायद स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करेंगे सर, बट लार्ज कैप सीमेंट ही प्रेफर करेंगे या मिड कैप में भी आप लोगों का रुझान थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है इस वक्त? सीमेंट सेक्टर में एक तो काफी टाइम के बाद देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल लगातार हमने लगभग 10% वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। तो उसके कारण जिस तरह से डिमांड आ रही है, एक तो रियल एस्टेट सेक्टर से, बट ऑल्सो रूरल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों सेगमेंट्स लगभग फायर कर रहे हैं। सो यहाँ से सेक्टर के लिए आउटलुक तो आई थिंक डिमांड साइड्स की तो ठीक ठाक ही है, और कॉस्ट साइड में भी जो प्रेशर था 1-2 क्वार्टर पहले, वो भी अभी ईज ऑफ हुआ है। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो मार्जिन का रुख भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि लार्ज जो बड़े स्टॉक्स है वो काफी रीरेट हो गए हैं। तो अगेन जैसे आपने बात की पहले सेक्टर्स की, अगेन वैल्यूएशंस ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से आपको ज्यादा रिटर्न्स की हुई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बट मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक अगर कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में होता है, हमने कुछ देखे, कुछ M&A एक्टिविटी हुई है सीमेंट की, उसके कारण आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाता है। तो मिड कैप सीमेंट में अगर आउटलुक है तो वहाँ पे रीरेटिंग की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है, तो वहाँ पे आपको जो अपसाइड हो सकती है। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक कौन सी मार्केट्स में कौन सी कंपनीज है वो देख के करना चाहिए, बट वहाँ पे रीरेटिंग पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा दिख रही है। ओके, चलिए एक और सेक्टर पे मुझे आपसे व्यू चाहिए था, पावर। यहाँ पर शानदार मूव आए हैं, और स्पेशली रिन्यूएबल से रिलेटेड स्टॉक्स में तो एक तरीके से आग लगी हुई है इस समय, और उसमें अभी जो रिसेंट फाइनेंसिंग की कंपनी आ गई उसमें भी ट्रिपल हो गया पैसा IPO के बाद भी। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब? पावर सेक्टर में काफी लंबे अरसे के बाद हमें दिख रहा है कि एक तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे, स्पेशली रिन्यूएबल में तो पहले से कुछ सालों से वहाँ पे थ्रस्ट और फोकस है, बट जो कन्वेंशनल सोर्सेस है जैसे कोल वगैरह, वहाँ पे भी अभी एक इन्वेस्टमेंट्स की वापस एक नई साइकिल देखने को दिख रही है। बिकॉज जिस तरह से इंडिया में पावर का जो डिमांड है
वो खाली रिन्यूएबल से आपको आप उसको मीट नहीं कर सकते हैं। तो अभी रियलाइज हो रहा है कि अपने को आई मीन कंपनीज को इवन द कन्वेंशनल सोर्सेज पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके कारण जो सेक्टर में जनरेशन साइड में ओके जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो अगले 5 साल और इसमें जो 5 साल लास्ट 5 इयर्स के मुकाबले काफी मात्रा में बढ़ने की संभावना है। और इंडिया में ओवरऑल जो डेफिसिट्स है राइट पीक डेफिसिट वो थोड़े मात्रा में अभी बढ़ने की गुंजाइश है। तो अभी इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक यहाँ से पिकअप होने चाहिए। तो एक तो जनरेशन सेक्टर हुआ और पावर इक्विपमेंट साइड वहाँ पे भी ऑर्डरिंग की संभावना अच्छी दिख रही है। हालांकि रिन्यूएबल्स में जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपको काफी बड़ी मात्रा में करनी चाहिए। अगर आपको सेम मेगावाट की आउटपुट चाहिए तो रिन्यूएबल्स में आपको उसको 3 गुना ज्यादा आउटपुट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके कारण ये सेक्टर में हमें ज्यादा तेजी दिख रही है। बट अगेन कुछ सेक्टर में जहाँ पे बड़ी मात्रा से जहाँ पे अभी राइज हुई है वो इन्वेस्टर को एक स्लाइटली कॉशन रहना चाहिए कि बिकॉज मार्केट जो जैसे मोमेंटम है कुछ सेक्टर में आई थिंक ये लेवल के ऊपर वॉचफुल रहना चाहिए और कुछ करेक्शन और पुल बैक में ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके चलिए महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर और जब वापस आएंगे तो शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के IPO पर टॉप मैनेजमेंट से बात होगी। आज से इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का IPO खुल गया है। IPO के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 469 से 493 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी हाउसिंग के लिए लोन देती है। देश भर में कंपनी की 200 से ज़्यादा ब्रांच और 1500 से ज़्यादा कस्टमर एडवाइज़र हैं। कंपनी के IPO पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं MD एंड CEO रुपिंदर सिंह और CFO आशीष गुप्ता। आप दोनों का CNBC आवाज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। रुपिंदर जी पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं आपका जो बिज़नेस मॉडल पढ़ रहा था कि Tier 2 और Tier 3 मार्केट्स में हैं आप 25,000 से 55,000 की इनकम ग्रुप में और EMI टू इनकम रेशो 50 से 55%। क्या आपको लगता है कि ये स्पेस इसी तरीके से ग्रो करेगी और इस स्पेस में अगर आप 50 से 55% सीधा EMI दे रहे हैं तो एक पोटेंशियल है और विदाउट द रिस्क ऑफ NPAs? सबसे पहले धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए और आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कल हमारी एंकर बुक भी क्लोज हो गई है। अच्छे बड़े नाम आए ICICI, निप्पॉन, कोटक, गोल्डमैन सैक्स करके। जो बिजनेस में हम हैं अभी ये पिछले 13 साल से इसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं Tier 2 Tier 3 मार्केट में। और ये जो सेगमेंट है ये जो हम आमतौर पे बड़े शहरों में बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर में हम देखते हैं उससे थोड़ी बाहर जाके कस्टमर, वो कस्टमर जो बैंकिंग इकोसिस्टम के दायरे से थोड़ा सा बाहर है। बैंकिंग है उनकी बट हैबिट्स इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी नॉर्मल बैंकिंग एम्प्लॉयज बैंकिंग में काम कर बैंकिंग के दायरे वाले एम्प्लॉयज या सेल्फ एम्प्लॉयड की होती है। जो छोटी लोकेशंस हैं उनके इकोसिस्टम में ये कस्टमर अपने रोजगार जुटाने के लिए मेहनत करते हैं, कुछ कमाई करते हैं और इक्विटी रेज करते हैं और उसके बाद जब उनका अगला सपना घर बनाने का होता है तो उनको कहीं ना कहीं एक शॉर्टफॉल नजर आता है और वहां पे इंडिया शेल्टर अपना रोल प्ले करता है ऐसे कस्टमर को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कुछ ना कुछ इक्विटी जुटाई होती है। ये कोई एकदम निवेश करने का उनका थॉट नहीं होता है, काफी सालों का सपना होता है जो पूरा करना चाहते हैं। तो एज अ फैमिली इनकम वो इतना जुटा पाते हैं कि अब वो 30, 40, 45% अपने लेवल पर जुटा के फिर आगे लोन के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी कारण से जब हम ये लोन भी देते हैं तो 2 एस्पेक्ट्स बड़े क्लियर रखते हैं। एक तो इनकम टू ऑब्लिगेशन इनकम रेशियोस जिसमें 50-55% का जैसा आपने बताया, और दूसरा LTV, लोन टू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी आमतौर पे जो वैल्यू 18, 20, 25 लाख होती है ओवरऑल, उस पर हमारी फंडिंग भी अंदाजन 50-55% ही जाती है। होम लोन के केस में 55-56% और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो हम देते हैं उसके केस में कोई 45-40%। तो आप जब रिस्क की बात कर रहे हैं तो रिस्क कवर करने के लिए इसमें हमने भी जो अपना मैकेनिज्म लगाया वो बहुत क्लियर है कि कस्टमर की इक्विटी होनी चाहिए और इतनी LTV होनी चाहिए कि कल किसी भी कारण से सस्टेनेबिलिटी इशू नहीं आना चाहिए बिजनेस को और उस लोन को बेसिकली। तो उस कारण से जो कस्टमर है जिसको
सही टाइम पे कंपनी सपोर्ट करती है लोन लेने के लिए। मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो हमारे हैं फर्स्ट टाइम लोन टेकर्स हैं। 70% से ऊपर के ऐसे लोग हैं कस्टमर जो फर्स्ट टाइम मॉर्गेज लोन के लिए एक्सपोजर भी हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू है कि एक ऐसे सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट के साथ साथ एक फाइनेंशियल इक्विटी भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। और जितने भी लोन हम फैमिलीज को देते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ, जहाँ पे कई जगह माँ बेटा, मतलब लेडीज हमेशा लोन पे रहती है और फैमिली को लोन जाता है, तो इस कारण से एक ये फैमिली पे काफी इमोशनल इम्पैक्ट भी रहता है। और लाइफ में एक बार घर बनाना है, तो इस कारण से उनके लिए बहुत बड़ी तवज्जो है ऐसे लोन लेने के लिए, ऐसे घर बनाने के लिए। तो वहां पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिस्क हर बिजनेस में है, बट इसमें कंपेरेटिवली कम रिस्क है। और यही कारण है कि अगर आप जीएनपी रेशियो भी देखेंगे तो हमारी जीएनपी कोई 1.1% के करीब लगभग है इस सेक्टर में। ओके, अच्छा, ऑब्वियसली एक इसमें एक और चीज़ भी है कि सुदीन चोकसी आपके चेयरमैन हैं कंपनी के, जो कि काफ़ी बड़ा नाम भी है। इसमें एक जो अब आशीष जी, मेरा अगला सवाल था आपके लिए फिर, तो इसमें आपका फिर कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है और किस तरीके से आप ये लेंडिंग करते हैं? क्या इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करते हैं? अगर फर्स्ट टाइम बायर है और सिर्फ 50 से 55% ही उसको लोन मिल रहा है, तो क्या ये बैंकों से थोड़ा ज़्यादा होता है? हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लोन के, वो डिपेंड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के लिए हम फंडिंग कर रहे हैं। तो जैसे हमारे 2-3 प्रोडक्ट हैं, जैसे होम लोन के अंदर हम 2 प्रोडक्ट्स में फंडिंग करते हैं। एक तो जो नेशनल हाउसिंग बैंक की स्कीम होती है अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के अंदर में, वहां पर हम लोग 10.5-11% से फंडिंग शुरू करते हैं। और जो हमारे रूटीन होम लोन होते हैं अपार्ट फ्रॉम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम ऑफ एनएचबी, वहां पर फंडिंग जो शुरू होती है वो करीब 13% से शुरू होती है। और जो हमारे लैप लोन है वहां पर करीब 14% से फंडिंग शुरू होती है। तो एट अ ब्लेंडेड बेसिस हमारे पास करीब जो ब्याज आता है वो करीब 14.5% का ब्याज आता है और हमारी कॉस्ट ऑफ फंड आती है करीब 8.6%। तो ऑन एन एवरेज हम लोग करीब 6% का स्प्रेड बनाते हैं होम लोन के ऊपर, जो पिछले 3 साल से काफी कंसिस्टेंट है। ओके, अच्छा रुपिंदर जी, जो ये आपकी प्री आईपीओ जर्नी जो रही है अब तक की, स्पेशली टॉप लाइन के फ्रंट में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। मेरे ख्याल से FY21 से 23 तक आपका जो टोटल इनकम की जो ग्रू रेट रही है वो करीब 35% CAGR रहा है। आपके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स करीब 39% की ट्रेजेक्ट्री में। अगले कुछ वर्षों के लिए आपका अनुमान क्या है? ये ट्रेजेक्ट्री, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री यही रहेगी? मार्केट बहुत बड़ी है अगर आप देखें तो। आज भी एक क्रिसिल की रिपोर्ट बोलती है कि हाउसिंग शॉर्टफॉल इस कंट्री में कोई 10 करोड़ घरों की रिक्वायरमेंट है। और जो शॉर्टफॉल है मेजरली LIG सेगमेंट, MIG सेगमेंट, लोअर इनकम ग्रुप जिसकी बात करते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप, जिनका दायरा 25,000 से लेके 60-70 हज़ार रुपए की मंथली आय इनकम का रहता है। ये वो सेगमेंट है जिसमें मैक्सिमम स्कोप दिख रहा है, ये रिपोर्ट बोल रही है, मेरा कहना नहीं है। और अगर आप ये बात करें कि अगर 10 करोड़ हाउसिंग शॉर्टफॉल है और जिसमें से 89-90% वो लोग हैं, कस्टमर है जो उस दायरे को में हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपको बहुत बड़ी प्रोजेक्शंस देती है आने वाले टाइम में। मेरा तो कहना है ये सिर्फ इंडिया शेल्टर नहीं, ऐसी जितनी भी इस अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री में कंपनीज हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम। क्योंकि कुल मिला के देश में 90-95 अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है, जिसमें से सारी एक्टिव नहीं है ना, और काफियों का अभी बेस बहुत छोटा है। तो अभी अवेयरनेस बहुत आ रही है इस मार्केट में। जब अवेयरनेस आती है तो वो रोलर कोस्टर की तरह काम करता है, तो उस पे हाई राइड्स होने के स्कोप काफी अच्छे दिखते हैं। अभी तक जो ट्रेजेक्टरी दिख रही है वो हमने कोई 38, 40, 42% की ग्रोथ रेट पिछले 3-4 साल में दी है। और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में हमेशा फोकस रहा है। साल दर साल हमारा टारगेट है 35 से 40 ब्रांचेस और ऐड करने का। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय अच्छा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और ये ट्रेंड्स हम कंटिन्यू कर पाए, यही हमारी सोच है। ओके, अच्छा आशीष जी, आपसे एक प्रश्न ये पूछूंगा मतलब मैं खुद जब यहाँ बैठा हूँ और नज़दीकी रियल एस्टेट को देखता हूँ, दिल्ली NCR के, मुंबई के, बेंगलुरु के, हालांकि आप टियर 2 टियर 3 को अगर आप देखें कैटर करते हैं, बीते 2 वर्ष मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इतिहास के सबसे स्वर्णिम युग रहे, जहाँ प्राइस हाइक काफ़ी सब्सटेंशियल हुए हैं, सस्टेन कर रहे हैं। क्या आपकी जो क्लाइंट बेस था या जिस इनकम वर्क को आप आई थिंक टारगेट करते हैं, वो इन प्राइसेस पर उतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है उनकी तरफ से? मैं पूछना ही चाहता हूँ टियर 2 टियर 3 शहरों में बढ़े हुए प्राइसेस पर।
तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर इस प्राइसेस उतने नहीं बढ़े हैं जितने कि टीयर 1 सिटीज में, जहां पर हम दिल्ली, बैंगलोर, इन सिटीज की बात करते हैं। और जो हमारा कस्टमर सेट है वो लार्जली सेल्फ कंस्ट्रक्शन वाला कस्टमर सेट है, जो अपने आप अपना मकान बना रहा है। तो उस सेगमेंट के अंदर जो उसके एस्पिरेशंस है, थोड़े से प्राइस हाइक हुए हैं, बट दैट इज नॉट दैट सब्सटेंशियल कि वो डिमांड किल हो जाए उसकी। तो डिमांड इज स्टिल, लॉट ऑफ डिमांड इज देयर इन दैट मार्केट। ओके, चलिए आज थोड़ा समय की कमी है, लेकिन फिर भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको इस आईपीओ के लिए ऑल द बेस्ट। एक बार फिर बात करेंगे आपसे लिस्टिंग के बाद, तब शायद और डिटेल में आपसे चर्चा होगी इस इशू को लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू अनुज जी, थैंक यू सो मच। तो ये एक आईपीओ एक स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रेंथ्स हैं। अब इशू में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी होगी। चलिए नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। मार्केट में आज थोड़ा सा झटका लगा, इनफैक्ट आज का प्राइस पैटर्न बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब प्राइस पैटर्न आज का, और सपोर्ट लेवल के अब हम नीचे चल रहे हैं और मार्केट अब देखते हैं क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नीरज जी, ओवर टू यू। ये